तो यूपी टेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और आपकी इस तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए हमने ईवीएस सब्जेक्ट के लिए 500 प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज तैयार करी है जिसमें ईवीएस का हर एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है। उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ये उस सीरीज की 6ठी वीडियो है। तो मुझे आशा है कि इस सीरीज से 500 प्रश्नों की जो सीरीज है इसमें हमारा 10 नंबर तक फंस सकता है। 30 में से 10 नंबर तक यहां से इस सीरीज से फंस सकता है। ठीक है, तो मैं हूं अनुपम राज, अनुपम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आज की 6ठी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से क्या तात्पर्य है। तो 3 प्रकार के जो हमारे आर हैं, देखिए यहां पे हिंदी में दिया हुआ है तो हम लोग इसको पहले इंग्लिश में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक आर का अर्थ होता है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण करना। तो आपको देखिए कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग, तीनों चीजें यहां पे मिल रही हैं। इसके अलावा एक प्रकार का आर जो है फिर से इंक्लूड किया गया है, तो हम इसलिए कह देते हैं कि अब हमारे कितने आर हो गए हैं, 4 आर हो गए हैं। और उस चौथे आर का अर्थ होता है रीस्टोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रीस्टोर। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, वनों के महत्व का कारण है। क्या महत्व है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन सिल्वर, ग्रीन हाउस या ग्रीन आइलैंड। ठीक है, तो यहां पे बाकी ग्रीन का मतलब कोई यहां पे नहीं है। जो वनों का महत्व है मेन हमारा ग्रीन हाउस गैसों से है। ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव होता है यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारे वन है। वही केवल है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। अरावली हिल्स, हिमालय, खासी पहाड़ियां या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारत का रीजन है ना, तो वहां पे यहां पे 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट लिखे हैं, उसमें भारत आता है। 3 तो भारत के अंदर है, एक चौथा भी है, तो चारों में यहां पे बात कर लेते हैं। एक है हमारा हिमालयन, जो कि हमारा यहां पे सही ऑप्शन भी है। एक है हमारा हिमालयन, एक है हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है, और तीसरा है हमारा इंडो बर्मन रेंज आती है, इंडो बर्मन, और एक आती है सुंडालैंड। तो 4 आर हो गए। तो सुंडालैंड भी हमारा जो भारत के हमारे बाहर आता है, और बाकी 3 हमारे अंदर आते हैं। कौन कौन सा, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और हिमालयन। तो यहां पे हमारा हिमालयन बिल्कुल सही है। बाकी यहां पे ये जो 3 ऑप्शन है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत हो गए। अरावली हिल्स कोई जैव विविधता है हॉटस्पॉट नहीं है, खासी हिल्स भी नहीं है। क्लियर। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता होती है, कितनी प्रतिशत होती है। भाई ये आंसर तो हम नहीं बताने वाले आपको, ठीक है ना, तो इसको बताइए आप। तो सिंपल सी होती है 78.09% नाइट्रोजन, N2 होती है, ऑक्सीजन होती है 20.95। अब देखिए यहाँ पे 20.95 दिया है और यहाँ पे 21% भी दिया है, तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो है हमारा 20.95। देखो पॉइंट्स का वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे O2 कितनी होती है, 20.95। लेकिन हमसे क्या पूछा था, नाइट्रोजन पूछा था। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो तो हमारा सेकंड है, बट यहाँ पे हमने O2 की भी बात कर ली। ठीक है, और हम बात कर लेंगे CO2 की भी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो यार कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है ना। तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये भी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज लगते हैं। मीथेन तो पता है कि भाई ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये भी पता है आपको, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन में लोग कंफ्यूज आएंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। ये तीनों है, तो कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है कि 6ठा नंबर क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य था। तो देखिए वन अधिकार जो है ये क्यों लाने की आवश्यकता पड़ गई। जो हमारे जनजातीय क्षेत्र थे, वहां पे जो जंगलों में रहते थे, जो जनजाति से संबंधित हैं, तो उनको, वो जंगल में रहते थे, उनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या अधिकार हैं। ठीक है, ये वन है तो है किसके, इन पे हमारा क्या अधिकार है। तो इस चीज को कानूनी रूप देने के लिए हमारा एक वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया। ठीक है, और उसका जो मेन उद्देश्य था वो था
पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। ठीक है, तो उनका जो है जो ट्राइब्स हैं उनका क्या अधिकार है वनों पे, इस चीज को बताने के लिए ही ये वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या होगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, कौन सा है इसमें बताओ भाई। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र। तो पर्यावरण श्री कोई शायद मेडल है ही नहीं है। तो जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा जो हमारा पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है वृक्ष मित्र। ठीक है, वृक्ष मित्र जो है हमारा भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 8वां नंबर। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। नाइट्रस NO2 या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 यहाँ पे होगा, सॉरी CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ओजोन या CO। तो देखो जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड और किसकी वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है जल से क्रिया करके क्या बना लेती है, नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। ठीक है, इससे बन जाता है नाइट्रिक अम्ल और इससे बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड या कहीं कहीं पे उसको हम सल्फ्यूरस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस का अर्थ समझते हो क्या होता है, H2SO3 और H2SO4 जो होता है ये रिक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है। तो यही अंतर दोनों में। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हमारी क्या होती है, एसिड रेन होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो हमारी पर्यावरण है उसका क्षय हो रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या नहीं आता है, मानव नहीं आएगा, वायुमंडल नहीं आएगा, सौर मंडल नहीं आएगा या जल मंडल नहीं आएगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। क्या मानव को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या वायुमंडल को इंक्लूड नहीं करेंगे, या जल मंडल को या सौर मंडल को। तो देखिए अगर हम पर्यावरण की बात करें तो मानव तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, जल मंडल क्योंकि पृथ्वी की बात हो रही है वहां पे, पर्यावरण में पृथ्वी तो आनी आनी है, और उस पृथ्वी के ऊपर का जो एरिया है हमारा जो वायुमंडल है वो भी आएगा। सौरमंडल जो है ये हमारा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको हम ज्योग्राफी में लेके जाते हैं। क्लियर है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोराफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं जबकि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहते हैं रिक्तस्थान। क्या कहते हैं, देखिए मरुस्थल में जो उग रहे हैं उसको हम बोलते हैं जोराफाइट या जीरोफाइट्स बोलते हैं, जीरोफाइट्स। ओके, तो जो लवणीय मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं, लवणीय मृदा में हम जो पेड़ पौधे उगते हैं इनको हम बोलते हैं हैलोफाइट्स। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ सकता है, हैलोफाइट्स। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन है इनको भी हम देखते हैं। ऑक्सिलोफाइट कौन से होते हैं, अगर मृदा जो है अम्लीय है, ठीक है ना, मृदा अगर अम्लीय है, अम्लीय मृदा में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सिलोफाइट्स। लिथोफाइट्स, जो लिथो का मतलब क्या होता है, लिथो का मतलब होता है पत्थर, यानी जो चट्टानों के ऊपर जो हमारे पेड़ पौधे उगते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उनको, चट्टानों के ऊपर जो भी पेड़ उगेंगे वो सब क्या आएंगे, लिथोफाइट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये बात हो गई, अब बचता है कैज़मोइड। फिर क्या है, देखो कैज़मोइड भी वैसी ही चीज है लेकिन पत्थरों के बीच में जैसे जो दरार बन जाती है, ठीक है ना, ये 2 पत्थर है मान लो बड़े बड़े से, तो इनके बीच में जो दरार होती है वहां पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको हम बोलते हैं कैज़मोइड। देखिए अंतर है दोनों में, कैज़मोइड और लिथोफाइट में अंतर समझिए। कैज़मोइड जो होता है पत्थरों की दरारों के बीच में जो हमारी जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं, और लिथोफाइट उसके ऊपर। क्लियर है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए पेपर में आ सकता है ये भी। ये साइंस का क्वेश्चन लग रहा है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी कि किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है किसकी कम है। तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, वो होती है लाल रंग की। ठीक है ना, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। और अगर कम की बात करें तो हम इसको विबग्योर की तरह जो उल्टा लेके चलें, VIBGO
VPR, VPR ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे रेड की जो है सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है, तो नीचे की तरफ आओगे जो क्या होगा, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो बैंगनी कलर है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी रेड कलर की, सॉरी किसकी, बैंगनी की। इसकी कम है और इसकी हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, तो दो ही चीजें पूछता है हमारा, इसको आप लगा लीजिएगा। इसके अलावा जो भी पूछेगा तो इसी के बेस पे आप लगा सकते हैं कि किसकी ज्यादा किसकी कम। क्लियर। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, द्रव में वायु का बुलबुला लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की तरह, यही तो पूछा है, किस लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। देखिए वायु का बुलबुला क्या है, ऐसा होता है, अगर वायु का बुलबुला अगर वायु में है, बाहर है मतलब, तो ये एज ए किसकी तरह काम करेगा, लेंस की तरह। कौन सा, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है भाई, उत्तल लेंस भी तो ऐसा ही होता है, लगभग इस तरह से होता है, और ये ऐसा, तो ये सिंपल उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। लेकिन जब इसी बबल को, इसी बुलबुले को हम पानी के अंदर रखेंगे तो ये जस्ट उल्टा काम करने लगेगा। उत्तल के बजाय ये अब अवतल लेंस की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें थी, पहले वायु से बबल के अंदर जा रही थी, उसमें क्या था, अब जब पानी के अंदर होगा तो पानी से वायु में जाएंगी, इस वजह से जो उसका जो प्रकृति है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसको थोड़ा साइंस में आप समझिएगा, तभी ये चीज आपको ढंग से समझ में आएगी, लेकिन अभी के लिए इसको याद रखिए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर भी चीजें समझने लायक हैं। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि वस्तु को, व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखती है। अच्छा, निकट नाम क्यों पड़ा, आप ये बता दो। अगर आपको ये पता है, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए होता क्या है कि जब आपकी ये आंख है, सॉरी इसको मैं सही से बनाऊंगा थोड़ा सा, ये मानव का नेत्र है, ठीक है, ये लेंस है। जब यहां से किरणें आती हैं, ये फोकस होने के बाद ये कहां पे फोकस होनी चाहिए, सामान्य अवस्था में ये रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी, यहां पे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जब इसकी क्षमता कम हो जाती है, सॉरी क्षमता जब बढ़ जाती है, तो ये यहीं पे फोकस हो जाती है, आंख के अंदर ही फोकस हो जाती है, यानी कि लेंस के निकट। इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ये यहां पे फोकस ना हो के रेटिना पे हो। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस लगाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा और फैल हो जाएंगी और फोकस होने के बजाय यहां पे रेटिना पर ही फोकस होंगी। तो सिंपल सी बात है, निकट दृष्टि दोष में जो हमारा लेंस यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे, आगे अवतल लेंस यूज करेंगे। सिंपल है ना, अवतल लेंस। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हम अवतल लेंस का उपयोग क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाइए, आप इस टॉपिक को सर्च करिए, वहां पे आपको साइंस के टॉपिक में मिल जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। और अगर देखिए दूरदर्शी दोष में होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। उसमें क्या करेंगे, हम उत्तल यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या है, श्रव्य तरंगों की का आवृत्ति परिसर होता है। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो होती है हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, 20 Hz हर्ट्ज से लेके कहां तक, 20,000 हर्ट्ज तक होती। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 15 नंबर क्या है, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। कोहरे में फोटोग्राफी करनी है तो आपको गामा किरणें, दृश्य किरणें, दृश्य विकिरण में तो काम नहीं हो सकता, दृश्य विकिरण तो हम देखते ही है ना चीजों को, लेकिन कोहरे में दृश्य विकिरण काम नहीं करता फिर, है ना। तो हम यूज करते हैं उस टाइम पे अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड रेज का। ठीक है ना, इंफ्रारेड, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। ठीक है ना, एक्स जो गामा रेज होती हैं वो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, उनका यूज हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 16 नंबर है, पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है। अच्छा, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है आप भी बताओ पहले, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए पहले, है ना। तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है हमारी 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 332 मीटर जाएगी। अब पानी में क्या होगी, पानी में बढ़ जाती है। ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, पानी में 1000 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि देखो ध्वनि का सिस्टम ही यही है,
माध्यम अगर सघन होता चला जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। वायु में सबसे कम होती है, अगर द्रव में पहुंच गई तो उसकी जो स्पीड होगी और तेज हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम ठोस में पहुंच गए तो उसकी जो स्पीड होगी ध्वनि की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं तो 1000 होगा। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है बार बार। आसान चीज़ें आती हैं ना पेपर में, बहुत कठिन भी नहीं आती हैं अगर आप ये देखें तो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। देखिए आपके घर में जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास एक युक्ति होती है, एक जो मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। वो दोनों काम करता है, एसी से डीसी और दोबारा डीसी से एसी, वही करता है। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि एसी से डीसी करने का काम जो करता है वो हमारा दिष्टकारी करता है। ठीक है, दिष्टकारी। दिष्ट का मतलब ही वही पे दिख रहा है, दिष्टकारी, दिष्ट कर दे जो, है ना, तो दिष्टकारी करता है, यानी कि उसको हम एसी से डीसी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में आएगा तो कभी रेक्टिफायर भी आ सकता है, रेक्टिफायर। ठीक है ना, रेक्टिफायर भी बोलते हैं। अर्धचालक वो तो अलग चीज़ हो गई हमारी एसी परिपथ द्वारा। नहीं नहीं नहीं, संधारित्र जो होता है हमारा, संधारित्र क्या करता है? वो हमारा जो पंखे में जो हमारा एक जो ऊपर आपने सेल टाइप का जो लगा रहता है देखते हैं, अब उसको संधारित्र बोलते हैं। कैपेसिटर होता है वो, ठीक है, वो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है ना, वो चार्ज को स्टोर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा 18 नंबर। देखिए यहाँ आपको लग रहा होगा कि यार ईवीएस में ये साइंस कहाँ से आ रही है। देखिए ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ आ जाता है, तो ये एक तरह से बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक नॉलेज है, आपको आना चाहिए, है ना, तो इसीलिए वो पूछ भी लेता है, साइंस भी पूछ लेता है। तो 18 नंबर में कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप है? काजल, ग्रेफाइट, चारकोल। तो ये सभी क्या है? ये सभी कार्बन के रूप हैं, है ना, ये सभी क्या है? कार्बन के रूप हैं। तो जो ग्रेफाइट है वो तो उसका अपर रूप भी है, हीरा जो है कार्बन का ये अपर रूप है। तो काजल में भी मोस्टली जो होता है कार्बन ही होता है, चारकोल में भी कार्बन ही होता है। सिंपल, और कुछ कोई चीज ज्यादा नहीं होती है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पीतल के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? पीतल क्या है एक्चुअली? पीतल एक क्या है? धातु का मिश्रण है। पीतल क्या है? मिश्रण है, एलिमेंट नहीं है। तो ये किन चीजों का मिश्रण हो सकता है? तो पीतल जो होता है हमारा तांबा और जस्ता, यानी कि तांबा और जिंक, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक, इनका मिश्रण होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक कांसा भी आता है, कांस्य। कांस्य युग पढ़ा होगा आपने, या कांसे का जो हमको मेडल मिलता है लोगों को, ठीक है, तो उसको वो किस चीज का होता है? वो होता है हमारा कॉपर प्लस किसका? टिन का, Sn, कॉपर प्लस टिन, उसको हम बोलते हैं कांस्य। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज और होती है, सोल्डर। आपने पढ़ा होगा सोल्डर। सोल्डर क्या करते हैं? कनेक्शंस को जोड़ने के लिए। आपका जो कोई भी डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, उसमें जो कनेक्शन हम बनाते हैं अंदर, वो जो जोड़ने का काम करता है वो करता है सोल्डर। ठीक है, उसको हम रांगा भी बोल देते हैं अपनी देशी भाषा में। तो वो किससे बनता है? वो टिन, टिन प्लस सीसा, लेड, है ना, टिन प्लस लेड दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, तो ये भी पेपर में पूछ सकता है, ये बहुत कॉमन चीज है, पेपर में बहुत पूछता भी है यार, इसलिए मैंने यहाँ पे चीजें बता दी आपको, है ना, जिससे कि आपको एक बार में चीज समझ में आ जाए और अंतर पता चले कि यार किसमें क्या मिलता है ना। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर क्या है हमारा, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो पटाखे होते हैं उनमें सभी में अलग अलग रंग होते हैं, तो वो रंग आते कहां से? तो वो धातुओं का प्रयोग जितना जो वो बर्न होते हैं उसी की वजह से वो आते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए सफेद प्रकाश की अगर बात करेगा तो हम लगाएंगे इसमें कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वजह से तेज सफेद जो हमारा उजाला होता है वो प्राप्त होता है पटाखों में। उसके अलावा अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो सिल्वर कलर का, या फिर इसको भी हम सफेद कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम सफेद कर सकते हैं, सफेद रंग एल्यूमिनियम से भी प्राप्त होता है। लेकिन जब बहुत तेज प्रकाश की बात करें तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये कम करता है थोड़ा सा। अच्छा इसके अलावा अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या करता है? जो देखो आतिशबाजियां जो होती हैं, जो जलाने के बाद खास करके आसमान में जाके फटती हैं, है ना, यहां से जलने के बाद आसमान में फटती है, तो नीचे से ऊपर जो भेजने का काम होता है एज ए फ्यूल, एज ए प्रणोदक, है ना, प्रणोदक आपको पता है ना, तो उसका काम करता है सल्फर। अच्छा तो अब सोडियम का क्या काम है? सोडियम जो होता है, जो गोल्ड कलर होता है, या हम कह देंगे येलो, ठीक है ना, जो येलो कलर होता है वो हमारा देता है सोडियम। ठीक है, तो ये चारों धातुओं को हमको पता चल गया कि किसका क्या काम है। ये कॉमन चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट भी
है ना। तो ऐसे ही मैंने हर क्वेश्चन को जितना मुझे डिटेल में पता है या जितना मैं जल्दी जल्दी में करा सकता हूँ वो सब चीज़ें मैंने बताई। सभी वीडियोस हमारी ऐसी ही हैं, तो आप ज़रूर इन वीडियो को फास्ट करके देखिए, कैसे भी देखिए, बट देखिए। ओके, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। देखिए अक्रिय गैसें क्या होती हैं, क्रिया नहीं करती किसी से, उनका क्योंकि अष्टक पूरा होता है। तो यहां पे देखिए जीनान, क्रिप्टॉन, रेडॉन या आर्गन। तो यहां पे जो रेडॉन है, ठीक है ना, रेडॉन गैस जो होती है हमारी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, ये 6 हमारी जो हैं अक्रिय गैसें हैं। तो इनमें से रेडॉन नहीं पाई जाती है। अच्छा, आर्गन कितनी पाई जाती है, आर्गन वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 0.93%, है ना, 0.93%। ये पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए कौन सा हमारा है, 21 नंबर हो गया ना। 22 नंबर देखो, कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन केवल, जैसे देखिए जो सिलेंडर होते हैं उसमें हम केवल और केवल ऑक्सीजन नहीं भरते हैं, उसमें हम किसी चीज़ का मिश्रण भरते हैं। तो वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है हीलियम। क्लियर है। देखिए होता क्या है कि जब हम गोताखोर जो होते हैं केवल ऑक्सीजन जब लेते हैं, जब केवल ऑक्सीजन लेते हैं तो वो अधिक दाब में, जब दाब वहाँ पे बहुत अधिक हो जाता है पानी की वजह से, तो वो थोड़ा सा एज ए टॉक्सिक हो जाती है, जहरीली टाइप से उसका कार्य हो जाता है। इसलिए हम उसमें उसको डाइल्यूट करने के लिए हीलियम गैस उसमें मिलाते हैं। ओके, तो अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा है, 23 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले किसने हमें बताया था, तो उन्होंने बताया था हमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने मटर पे जो हमारा क्या किया था, अपना अन्वेषण, अपनी जो कह सकते हो कि अपनी प्रैक्टिकल जो था वो मटर पौधे पे किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अच्छा, डार्विन ने क्या दिया था फिर, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इनकी बहुत ही फेमस एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डब्ल्यू वॉटसन, अब यहाँ पे डब्ल्यू वॉटसन दिया है, जो जेम्स वॉटसन थे उन्होंने तो आरएनए, डीएनए, इनकी खोज में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हाथ इनका था। इन्होंने ही खोज करी थी खास करके अपने मित्रों के साथ मिलके, आर्थर वर्ग क्या नाम है, या फिर ठीक है, 2 लोग थे, वॉटसन एंड क्रिक। तो वो जेम्स वॉटसन है, यहाँ पे डब्ल्यू वॉटसन लिखा है तो इनका मुझे कुछ खास मिला नहीं है। ओके, ये कौन से वॉटसन है। देखिए चौथा ऑप्शन जो है हरगोविंद खुराना, तो इनको भी नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है ना, साइंस में काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था, कृत्रिम जीन के लिए। ठीक है, कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने के लिए इनको क्या है, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन यहां पे हमने समझ लिए हैं। अगला प्रश्न देखते क्या है, 24 नंबर क्या है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यार, ये आपको पता होना चाहिए 100%। तो अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं मैं, चेचक का जो वैक्सीन था सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, चेचक होती क्यों है, चेचक किस वायरस की वजह से होती है, वो होती है वेरियोला। ठीक है, वेरियोला वायरस की वजह से होती है। और चेचक की जैसा ही एक छोटी माता होती है, ठीक है ना, छोटी माता, वो किसकी वजह से होती है, वेरिसेला। यही अंतर है, वेरियोला और वेरिसेला, या यहाँ पे SE है या CA नहीं पता मुझे, बट वेरिसेला होता है। ठीक है ना। अच्छा, लुई पास्चर ने किसकी खोज करी थी, लुई पास्चर ने खोज करी थी पाश्चुरीकरण की, दूध को जो संरक्षित करने की जो एक टेक्निक है उसकी खोज करी थी लुई पास्चर ने। और रेबीज का टीका भी इन्होंने खोजा था। ठीक है, रेबीज का टीका इन्होंने खोजा था। लिस्टर कौन है, ये लिस्टर जो थे एक जो वैज्ञानिक रहे होंगे, एंटीसेप्टिक की वजह से रोगों का इलाज करते थे वो। तो ये चीज़ है, उन्होंने एक एंटीसेप्टिक की सहायता से रोगों की जो क्या होती है, रोगों को सही करने की टेक्निक खोजी थी। ये सॉल्क कौन है, जोनस सॉल्क ने किसकी खोज करी थी, पोलियो का वैक्सीन। ठीक है ना, जो पहला वैक्सीन था वो जोनस सॉल्क के द्वारा खोजा गया था, जो कि इंजेक्शन की तरह ही लगाया जाता था। कैसे, इंजेक्शन की तरह से। लेकिन इसके अलावा एक जो नए वैज्ञानिक आए कुछ समय के बाद, एल्बर्ट
मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो, पिछली वीडियो में बताया था, एल्बर्ट साबिन जो हमारे जो ड्रॉप हम लेते हैं, पोलियो ड्रॉप लेते हैं, वो उसकी खोज किसने की थी? एल्बर्ट साबिन ने करी थी। क्लियर है? तो आई होप कि बहुत चीज़ें क्लियर हो गई एक ही वीडियो में, सॉरी एक ही क्वेश्चन में, है ना। और पूरी वीडियो में लगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए 500 प्रश्न नहीं है, 5000 प्रश्न मैं कहूँगा इनको, ठीक है ना। 25वें प्रश्न की, चाय में उत्तेजकता का गुण निम्नलिखित में से किस एल्केलॉइड की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए चाय, बहुत लोगों को अगर चाय नहीं मिलती तो पता है क्या, पगलाने लगते हैं कि भाई चाय मिल जाए, कहीं भी मिले, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के जाएंगे लेकिन पी लेंगे, चाय चाहिए उनको, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है? उसमें भी एक नशा कह सकते हो। वो कौन सा नशा होता है? कैफीन। और चाय में भी नहीं, चाय के साथ साथ ये कॉफ़ी में भी पाया जाता है। चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन पाया जाता है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है। 26वां प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके स्रोत होते हैं? समुद्र में देखो, जब भी बात करें समुद्र के अंदर जो खरपतवार होती है तो वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स है हमारा आयोडीन का, ठीक है ना। तो इसलिए जो समुद्री जीव खाते हैं, जैसे कि समुद्री जो मछलियां होती हैं, इन सब चीज़ों को जो खाते हैं, केकड़ा हो गया, जो समुद्र से प्राप्त होते हैं खास करके, उन लोगों में कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ की चीज़ों को खा रहे हैं ना, तो आयोडीन उनको तो पहले से प्राप्त हो गया। जो इन चीज़ों को नहीं खाते हैं उन्हीं में आयोडीन की कमी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयोडीन प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। 27वां प्रश्न देखिए क्या है। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है किसकी? येलो वेन, वेन का मतलब नसें होती हैं, है ना, पीली नसें, मोजैक किसकी गंभीर बीमारी है? तो देखिए अगर आपको खेती करी हुई थोड़ी बहुत पता होगी तो भिंडी का जो पेड़ होता है वो कभी कभी क्या होता है, पीला पड़ जाता है। नसें जो होती हैं, जो ऐसा ऐसा पत्ता होता है उसका काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना, ऐसे करके, तो ये जो नसें होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। वो किस में? जैसे येलो वेन जो मोजैक है वो भिंडी में हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, मोजैक वायरस भी होता है एक, ठीक है ना। तो मोजैक वायरस वो हमारा होता है किसमें? तंबाकू की पेड़ में होता है, ठीक है ना। 28वां प्रश्न देखिए, कुनैन निम्नलिखित में से किस की छाल से प्राप्त की जाती है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से, ये भी ध्यान रखिएगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, पेपावर सोमनीफेरम, ये क्या है? अफीम जो होती है, अफीम, ठीक है ना। अफीम कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेपावर जो हमारा प्लांट है उससे प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। और इसी अफीम को परिष्कृत करके और शुद्ध बना के हीरोइन बनाई जाती है। जो हीरोइन जो हमारा नशीला पदार्थ है वो बनाई जाती है। अच्छा, ये धतूरा, ये भी हमारे जो नशीले पौधे भी हैं, बट ये एज ए दवाई जो है हमारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर प्रश्न देखिए, दालों में कौन से प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसके डीप में हम क्या करेंगे। अब प्रोटीन पाई जाती है तो पाई जाती है भाई, कौन से प्रोटीन? तो वो उसका नाम हम याद कर लेते हैं, लाइसिन व थ्रियोनिन, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है हमारे, प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लाइसिन और थ्रियोनिन। ये नया क्वेश्चन है एक तरह से मैं कहूँगा, है ना। तो देख लीजिए, को याद कर लीजिए, लाइसिन थ्रियोनिन, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मसालों की सुगंध किसके कारण होती है ना। हर मसाले की अलग अलग सुगंध होती है, वो किसके कारण होती है? एरोमेटिक अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, एरोमेटिक अमीनो अम्ल, ठीक है ना। तो ये रीजन है हमारा अलग अलग सुगंध का। क्लियर? तो ये तो जो दो लास्ट के क्वेश्चन है ये एक तरह से रटने वाले ही है मैं कहूँगा, बट फिर भी अच्छे क्वेश्चन थे ये हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन की ही सीरीज बनाई है यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और धीरे धीरे करके यहाँ पे हम आज 6ठी वीडियो है, 7वीं 8वीं ऐसे ही आती रहेंगी। पेपर के पहले हम पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे 500 की जो हमारी क्वेश्चंस की है, और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। यूपी टेट को लेके या और भी एग्जाम है, देखो क्वेश्चन वही होते हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अनुपम क्लासेस को, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।